हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के लास्ट वीडियो में। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। तो कह रहा है ये आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयन एंथैल्पी से क्या है, कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयन एंथैल्पी क्या है, मैग्नीशियम की द्वितीय आयन एंथैल्पी से क्या है, अधिक है। तो आइए सबसे पहले हम सोडियम की देखते हैं। तो हमारा क्या है, सोडियम क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा। इसकी जो प्रथम आयन एंथैल्पी हो जाएगी Na प्लस। तो क्या होगी, IE1, इसकी आयन एंथैल्पी क्या है, IE1 है। तो क्या बना लिया, अस्थाई बना लिया। Na प्लस बना लिया, क्या होगा, अस्थाई हो गया। Na प्लस बनाकर क्या हो गया, अस्थाई हो गया। यदि क्या करते हैं हम इससे एक और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये हमारा बना देगा क्या, Na डबल प्लस। तो Na डबल प्लस बनाएगा तो इसकी आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, IE2। तो IE1 क्या हो गया था, अस्थाई था। लेकिन क्या हो गया, अब जब अस्थाई हो गया तो उससे निकालना है, क्या करें, यदि हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं, तो क्या आ गया, हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसे क्या होता है, यह Na का क्या होता है, प्रथम आयन एंथैल्पी कम होती है, जबकि क्या होती है, द्वितीय आयन एंथैल्पी क्या होती है, सोडियम की अधिक होती है। पुनः फिर मैग्नीशियम के लिए देखते हैं, Mg। मैग्नीशियम से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो Mg प्लस बना रहा है। यह Mg प्लस क्या होगा, अभी अस्थाई है, अस्थाई है अभी। जब तक क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकालना ले। तो IE1 क्या होती है, IE1 क्या होगा, यहाँ पर इसका ज़्यादा होगा। IE1 क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि क्या Mg पहले से क्या है, अस्थाई है। Mg पहले से क्या है, अस्थाई है। बाद में क्या रहा, Mg प्लस क्या अस्थाई हो गया। तो इससे क्या किया हमने, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो हमको मिल गया IE2, जिससे हमको मिल गया क्या, IE2। तो इस क्या हो गया, जब अस्थाई था तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, हमको कोई दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगी, इसकी आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो Mg डबल प्लस बन जाएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आज इसको लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सोडियम से Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर Na प्लस अस्थाई हो जाता है, जिस कारण Na प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, ऊर्जा लगती है। अब Mg क्या है, अस्थाई Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा लगती है, क्या होती है, अधिक ऊर्जा लगती है। परंतु अधिक ऊर्जा लगती है, परंतु जो क्या है, Mg प्लस क्या है, अस्थाई। Mg प्लस क्या हो गया, अस्थाई हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा लगती है, कम ऊर्जा
लगती है या लगेगा, कम ऊर्जा लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या देखा, आयन एंथैल्पी क्या है, कम है, किंतु इसकी रीति आयन एंथैल्पी क्या है, मैग्नीशियम की रीति आयन एंथैल्पी से क्या है, अधिक है। तो सोडियम की क्या है, अस्थाई था, अस्थाई से क्या करेंगे, निकालेंगे क्या होगा, हमें अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, जबकि अस्थाई है तो क्या करेंगे, उससे निकालेंगे क्या होगा, कम ऊर्जा निकलेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा Na है, Na प्लस 2,8 क्या हो गया, ये अस्थाई हो गया। जो हमारा Mg प्लस है, इसमें 2,8,1 तो क्या हो जाएगा, ये अस्थाई हो जाएगा। या क्या हो गया, अस्थाई हो गया, क्योंकि क्या इसके बाह्य कोश में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में क्या 8, अष्टक पूर्ण क्या अस्थाई हो गया और अष्टक पूर्ण क्या अस्थाई हो गया। फिर अगला है कर PHCl में तथा फ्लोरीन में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन में किसका अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, तो व्याख्या कीजिए। तो हमने पढ़ा है FON, तो हम पढ़े हैं क्या, FON, तो NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन के बाद आएगा क्या, फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो इसमें से हमको क्या क्या चीज़ें नहीं है, यहाँ पर सल्फर है, फास्फोरस, सल्फर, तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये जो चीज़ें हैं अब देखेंगे तो इसको किस रूप में हम क्या करेंगे, इसको रख सकते हैं। तो फास्फोरस का क्या होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, P की सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, सबसे कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होगा, बढ़े जाएगा, बाएं से जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा अधिक, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्या है यहाँ पर, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, क्लोरीन की क्या होगी, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा सबसे अधिक क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा किसकी होगी, क्लोरीन की बंध ऊर्जा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला, करा जल से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाइए कि Na2 एक क्षारीय है और Cl2 O7 क्या है, एक अम्लीय ऑक्साइड है, जो क्या होते हैं हमारा Na2O क्या करेगा, यह जलीय विलयन में क्या होता है, यह क्या करेंगे, या इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या करेगा, क्षारीय दर्शाएगा, क्योंकि इसका pH क्या होता है, pH 7 से क्या होता है, अधिक है। और यदि हम क्या करते हैं Cl2O7 जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन हो, क्या करते हैं, इसको क्या किया हमने, जल में डाला, तो जल में डाला तो क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। तो ये क्या हो गया, अम्लीय, इसका pH क्या है, 7 से कम है। तो सोडियम क्या कर रहा है, क्षारीय है जलीय विलयन में, और Cl2O7 क्या है, अम्लीय है, किसमें, जलीय विलयन में। तो क्या है, जलीय विलयन में क्या किया हमने, डाला तो क्या गया, एक क्षारीय है और ये हमारा क्या है, अम्लीय पता चल रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ट्रिक, एक हमारा ट्रिक होता है जो क्या करेगा, 90% काम करेगा। यस ब्लॉक के तत्व के साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो, यस ब्लॉक, यहाँ पर क्या है, सोडियम यस ब्लॉक का है नहीं, P ब्लॉक का, इसलिए क्या है, क्षारीय है। और क्या है, क्लोरीन नहीं, सोडियम क्या है, यस ब्लॉक का है, तो ऑक्सीजन है, एस ब्लॉक के साथ ऑक्सीजन आएगा क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, और P ब्लॉक के साथ ऑक्सीजन आएगा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या है, P ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक तत्व प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, क्षारीय, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो हमारा CaO ये क्या है, हमारा क्षारीय है,
अब फिर पी बलाक तत्व है। यदि क्या करें हम पी बलाक तत्व को, पी बलाक तत्व प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा अम्लीय है। पी ब्लॉक के साथ क्या जाए, ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा अम्लीय। तो यहाँ लिख सकते हैं SO2 क्या होगा अम्लीय, और CO2 ये भी क्या होगा हमारा अम्लीय। तो पी ब्लॉक तत्व के साथ आएगा क्या होगा अम्लीय, और एस ब्लॉक तत्व के साथ आएगा क्या होगा क्षारीय, क्या ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम, तो इस नियम के अनुसार मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार के क्या होता है आधार पर रखा गया है। मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार के आधार पर दिया गया है। परमाणु भार के आधार पर दिया गया है, और जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, इसको क्या करेंगे आंसर आप क्या करेंगे हेडिंग लिख डालकर लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया है। परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया है। परमाणु क्रमांक के क्या किया गया आधार पर दिया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ढलाए रपरे जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनकी जनक परमाणु की त्रिज्या से क्या अधिक होती है, क्यों। तो त्रिज्या यानी आकार, यानी कि त्रिज्या, तो हमारा सोडियम की त्रिज्या क्या है हमारी Na+ से अधिक है। सोडियम की त्रिज्या क्या है, सोडियम प्लस से क्या अधिक है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। निकालने पर नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन निकालने पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे आकार छोटा हो जाता है, जिससे आकार छोटा हो जाता है। फिर हमारा क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में यहाँ पर देखना क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नाभिकीय आवेश कम होता है, आवेश कम होता है, वह त्रिज्या बढ़ जाती है, वह त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है त्रिज्या, क्या होती है बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब कम होगा तो क्या होगी त्रिज्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की पर नाभिकीय आवेश क्या होता है
बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है, परमाणु आकार छोटा हो जाता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, और परमाणु आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर आवर्तसारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आवर्तसारणी का उपयोग करते हुए क्या कीजिए, जो निम्न प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो करा उस तत्व का नाम बताइए जिसमें बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बाह्य कोश में क्या है, क्रोमियम और मैग्नीज, Cr और Mn। तो पहले का आंसर क्या है, क्रोमियम और मैग्नीज। फिर उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन त्याग सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए, यहाँ पर लिखेंगे क्या दूसरे में, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की है, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर। कह रहा उस वर्ग का नाम बताइए जिससे सामान्य ताप पर धातु, अधातु और द्रव और गैस होती हैं। तो 17वां वर्ग, 17वां वर्ग किसका, पी ब्लॉक। तो उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें क्या सामान्य ताप पर धातु, अधातु और गैस। 17वां वर्ग यानी पी ब्लॉक यानी हैलोजन, पी ब्लॉक इसको क्या कहेंगे, हैलोजन। हैलोजन तत्व है। फिर हमारा है यहाँ पर कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटस्टीन। तो ये सब क्या है, अधातु, अधातु। ये सब क्या है, अधातु और द्रव, द्रव अवस्था में है। और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस। फिर आयोडीन और एंटस्टीन क्या है, ये हमारे क्या है, धातु। एल्युमिनियम क्या है, धातु। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है विकर्ण संबंध के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो क्या है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम। तो यहाँ पर हम विकर्ण बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर विकर्ण संबंध बनेगा लिथियम का मैग्नीशियम से बनेगा। और यहाँ पर क्या, बोरान, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आपका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोरान और एल्युमिनियम, बोरान और एल्युमिनियम, बोरान और एल्युमिनियम। तो यहाँ पर बोरान और एल्युमिनियम का इस प्रकार क्या करेंगे, विकर्ण संबंध को स्थापित कर देंगे। तो इसमें कह रहा है विकर्ण संबंध के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो लिथियम मैग्नीशियम सही है, बेरिलियम मैग्नीशियम सही है, ए और बी दोनों सही है, और डी वाला क्या है, नहीं सही है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा अगला, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं धातु। फिर अगला है, तो यहाँ पर धातु क्या गया, माइनस ई क्या गया, यम प्लस। तो इसके बाद क्या होगा, तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है।
तो सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, जैसे कि सब तीव्रता क्या सबसे अधिक है ऋणात्मकता। फिर कह रहा परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईपीएसी नाम तथा प्रतीक सिंबल लिखिए। तो आईपीएसी नाम के क्या है? प्रतीक, सिंबल और आईपीएसी क्या करना, लिखना है। तो हम 0 के क्या पढ़ते हैं? नील। फिर 1 को अन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा, तो हमारा क्या हो जाएगा? अन, तो सबसे पहले क्या नील आएगा, नील। दूसरा है हमारा अन, तीसरा है बाई, तीसरा क्या है? बाई। तीसरा है ट्राई, तीसरा है ट्राई। चौथा है, तीसरा क्या होगा? ट्राई, और चौथा है क्वाड। पांचवा पेंट, पांचवा पेंट। छठवां हेक्स, छठवां हेक्स। सातवां सेप्ट, आठवां आक्ट, नौवां नून। तो नौवां का क्या जाएगा? एन। नौवां का आ जाएगा एन। तो हमारा हो गया नौवां, नौवां को एन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो उत्तर, अब हमको 120 का लिखना है। परमाणु क्रमांक तत्व का आईपीएसी नाम तथा प्रतीक लिखिए। तो 120 है, तो 120। तो इसमें से फार्मूला कोड लगाएंगे तो क्या होगा? अन, अन बाई नीलियम। तो 120, तो नाम फिर लिखा है अन, पहला अन, दो है तो बाई, अन बाई नील इलियम, नीलियम। फिर बाई नील, बाई नील, अन बाई नील, बाई नील, अन बाई नील। इसको ऐसे लिखेंगे, एक सेकंड, इसको लिखेंगे अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम यानी संकेत यूबीएन। संकेत में क्या आ जाएगा हमारा? यूबीएन। संकेत में क्या? यूबीएन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और लिख देते हैं 118। इसका नाम हो जाएगा अन आक्टियम, अन CTIUM, आक्टियम UO। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होती है। तो हम जानते हैं जो हमारा क्या है, स्पीसीज मतलब क्या? जाति। जाति में आयन या परमाणु, मतलब आयन या परमाणु की, इसमें किस आयन या परमाणु की, आयन या परमाणु। स्पीसीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम है, किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी? Mg डबल प्लस और Al ट्रिपल प्लस में। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे जो हमारा Mg है,
और Al। तो हमारा यहाँ से क्या है, सबसे पहले सोडियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम। तो हम क्या करें, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या घटती है। त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो जो हमारा Mg है, Mg की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, एल्युमिनियम से बड़ी होगी, तो त्रिज्या कम। यदि क्या जाती है, Mg से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Mg प्लस बना लिया, और एल्युमिनियम से क्या हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एल्युमिनियम से भी क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, त्रिज्या कम हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो गया, त्रिज्या कम हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या, तो क्या होगा, त्रिज्या में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा, त्रिज्या में कमी आएगी ही। जब क्या होती है, त्रिज्या में कमी आ गई, तो कह सकते हैं कि अधिकतम त्रिज्या किसकी होगी, अधिकतम त्रिज्या अधिकतम त्रिज्या Mg की, और न्यूनतम त्रिज्या अधिकतम त्रिज्या, और किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी, अधिकतम त्रिज्या Mg की, और न्यूनतम त्रिज्या क्या होगी, Al3+ की। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कारण है कि नाइट्रोजन परिवार में बिस्मथ एक धातु है। जो हमारा नाइट्रोजन परिवार है, तो उत्तर, तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा कौन से लक्षण बढ़ेंगे और कौन से घटेंगे। तो हम जानते हैं, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। तो हमारा क्या है, नीचे धातु। कारण नाइट्रोजन परिवहन बिस्मथ क्या है, बिस्मथ भी एक धातु है। तो बिस्मथ धातु है, लेकिन चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, अधातु है, तो बिस्मथ कैसे धातु होगा। तो नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्या गया, ऊपर क्या था, अधातु था, लेकिन क्या होगा, नीचे जाने पर क्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहे हैं, जिससे क्या रहा है, धातु हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बिस्मथ की परमाणु त्रिज्या अधिक है, जिसके कारण यह, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है, आसानी से निकाल सकता है। अतः बिस्मथ एक धातु है। धातु यानी कि मेटल है। बिस्मथ क्या है, एक धातु है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर अक्रिय गैसों को आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, कारण बताइए। जो अक्रिय गैस हैं क्या करते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो हमारा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडन। तो ये हमारी क्या हो गई, सारणी बन गई। तो हमारी क्या है सारणी। तो ये क्या होते हैं, अस्थाई। ये जो हमारे तत्व हैं ये क्या है, अस्थाई। जब ये अस्थाई हैं क्योंकि
इनके क्योंकि इनके अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा इनके अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्योंकि इनके अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। करा ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ये सब क्या अस्थायी हैं। क्योंकि इनके अंतिम कक्षक क्या होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो कह सकते हैं कि अस्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। तो यहाँ पर क्या गया, हमारा ये सोडियम नियॉन है, नियॉन 10। तो नियॉन 10 है तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर क्या है, पी में कितने हैं, 3 कक्षक हैं और तीनों में क्या है, हमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन फुल हैं। फिर कह सकते हैं कि अस्थायी होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने में निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, तो अस्थायी होने के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, बहुत अधिक ऊर्जा होगी। क्योंकि क्या ये अस्थायी हो जाते हैं। तो देखिए अगला क्या करा है, 18वां समूह या वर्ग, 18वां समूह यानी शून्य समूह। समूह या शून्य समूह, इसमें कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा। तो अक्रिय गैस है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होता है, अक्रिय गैस क्या है कि इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा क्या है, शून्य होता है। अक्रिय गैस तो 18वां समूह क्या है, शून्य समूह। 18वां जो समूह होता है क्या है, शून्य समूह है। तो शून्य समूह, तो अक्रिय गैस शून्य समूह क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, इलेक्ट्रॉन की बंध ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर शून्य होती है। तो कह सकते हैं जो अक्रिय गैस है अस्थायी, क्या है, अस्थायी इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने, या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन
जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। तो जो क्या है अक्रिय गैस होते हैं, इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा क्या होती है, शून्य। इलेक्ट्रॉन बंद ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। ये अस्थायी अवस्था में या इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है। तो इसमें देखिए जो कि हमारा पी बलक तत्व है, तो क्या होगा, पी बलक तत्व कहीं ऑक्सीजन के साथ रहेगा, क्या होगा, ये हमारा क्या जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ये पी बलक का है नहीं, तो ये क्या जाएगा हमारा क्षारीय। अरे ये भी क्या है, पी बलक का, तो क्या जाएगा हमारा क्षारीय। फिर SO2, तो SO2 क्या करेंगे, जल से क्रिया करेंगे, SO2 प्लस H2O, तो हो जाएगा H2O, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2SO4। तो यहाँ क्या गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कह रहा है निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड क्या क्षारीय है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या अम्लीय है, और SO2 ये क्या है, यह जल से क्रिया करके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना ले रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूलैंड के अष्टक नियम का वर्गीकरण के अनुसार 11वां तत्व किससे समानता प्रदर्शित करता है। तो उत्तर, तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार 11वां तत्व किससे समानता रखता है। तो इसको एक सेकंड, इसको अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा न्यूटन के अष्टक नियम में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या था, 1 से क्या करना है, 8 बनाना है। बेरिलियम का 2 से 9, और बोरान का 3, तो हो जाएगा 3। फिर कार्बन का 6 हो जाएगा। तो लिथियम का क्या होता है, सोडियम, और बेरिलियम का क्या होता है, मैग्नीशियम, बोरान का क्या होता है, एल्युमिनियम, और कार्बन का क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। तो कार्बन क्या आ जाएगा, सिलिकॉन का कार्बन क्या है, Si। तो कार्बन का क्या होगा यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि 11वां तब तो किससे समानता रखता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 8 9 हो गया 10 हो गया 11। 11वां तत्व क्या कर रहा है, गुणों के आधार पर 4th तत्व से समान होगा। 11वां तत्व गुणों के आधार पर
आधार पर फोर्थ तत्व से समान होगा, फोर्थ तत्व के समान होगा। 11 तत्व गुणों के आधार पर फोर्थ तत्व से समान होगा, तत्व से समान होगा। तत्व से क्या होता है? समान होता, तत्व से समान होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।